हेलो दोस्तों, स्वागत है द रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जो वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू की। ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता क्या है, आखिर किस बला का नाम स्पोरोजीनस टिश्यू। तो जब हम बात करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू की, तो जब एंथर जो है यंग होता है, क्या होता है, यंग होता है, तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है। उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू का नाम हम दे देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, लिख लीजिए कि when the anther is young, यानी जब एंथर यंग होता है तो क्या होता है, in the center of each microsporangium, in the center of each microsporangium, sporogenous tissue, sporogenous tissue occupy, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर पे जो सेल्स का डिपोजिशन होगा, उस सेल्स के डिपोजिशन को हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात। अब ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, शब्दों को तोड़कर पढ़ना अगर आपने सीख लिया तो समझिए कि आपने पूरी बायोलॉजी सीख ली। आई बात समझ में। अगर आपने शब्दों को पढ़ना सीख लिया, शब्दों को समझना सीख लिया, तो बायोलॉजी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, बायोलॉजी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो आप एक मिनट सोचिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। देखिएगा, समझिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर, बिल्कुल सही बात, माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हम लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ formation of microspore is called microsporogenesis। इतनी बात समझ में आई कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आखिर होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना नोट करेंगे। नोट हो गया। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लें, रब कर दें। ठीक, तो अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से होगा, उसको कोई पैदा करने वाली मात्र कोशिका होगी, कोई मदर सेल होगी, बिल्कुल होगी। और उस मदर सेल का नाम होगा माइक्रोस्पोर,
स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको हम कह देते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। पॉलन मदर सेल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अब कहेंगे कई लोग कि एमएमसी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल अभी आगे आएगा फीमेल में, वहाँ उसको हम एमएमसी कहते हैं। तो ये जो पॉलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी क्या है? इसकी प्लॉइडी जो है वो 2n है। क्या है? 2n है। इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर हम इसके प्लॉइडी की बात करते हैं तो ये 2n है, यानी डिप्लॉयड है। कैसा है? डिप्लॉयड है। तो गैमीट इसके जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? गैमीट बनेंगे हैप्लॉयड, गैमीट बनेंगे हैप्लॉयड। तो जो माइक्रोस्पोर बनेगा, जो आगे चल के पॉलन का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम कहेंगे, वो जो गैमीट होगा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। और माइक्रोस्पोर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो गैमीट बनेगा पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर, ये कैसा बनेगा? एन बनेगा, यानी हैप्लॉयड बनेगा। कैसा बनेगा? एन बनेगा, यानी हैप्लॉयड बनेगा। तो यही जो है इसका क्या है? इसका फॉर्मेशन है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये 4 सेल्स एक साथ अरेंज्ड होते हैं और 4 सेल्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर तो आप समझ रहे हैं, टेट्राड का मतलब 4, टेट्राड। आई बात समझ में? जैसे मोनाड होता है, डायाड होता है, ट्रायाड, टेट्राड। ठीक है, तो ऐसे हम इसके प्लॉइडी को बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितने सेल्स हो रहे हैं। तो 4 जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो एक साथ अरेंज होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है, क्या मैच्योर होता है? एंथर मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर होता है और मैच्योरेशन के साथ डिहाइड्रेट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेट। तो ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, इस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इस जिस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, जब मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो ये क्या होंगे? डिसएसोसिएट, डिसएसोसिएट फ्रॉम ईच अदर से डिसएसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और क्या करेंगे? एंड डेवलप टू फॉर्म पॉलन। और डेवलप किसको कर देंगे? पॉलन को। किसका डेवलपमेंट कर देंगे? पॉलन का डेवलपमेंट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? आ गई कि नहीं? ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन है, किसका फॉर्मेशन किया है? पॉलन का, या इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन तब रिलीज होगा जब आपको मैं पढ़ा रहा था कि ये भाई एंथर है, ये क्या है? ये लाइन ऑफ डाइहिसेंस। तो जब लाइन ऑफ डाइहिसेंस खुलेगी और पॉलन, 1000 ऑफ पॉलन एक साथ रिलीज होंगे, तो उसको हम कहते हैं, जब 1000 ऑफ पॉलेंस एक साथ रिलीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलीज ऑफ पॉलन या फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन उसको नहीं कहते, पॉलिनेशन जब पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम बात करते हैं पॉलन की। अब हमने पॉलन बना लिया, पॉलन को रिलीज भी करा दिया, तो अब हम आगे बात करेंगे पॉलन ग्रेन की। किसकी बात करेंगे? पॉलन ग्रेन की। तो इतना आप नोट करेंगे, फिर हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। चलिए,
चलिए ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन की। ध्यान से सुनिएगा, पॉलन ग्रेन की जब हम बात करते हैं, आइए, तो आपको ये पता चल गया कि पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है सर, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है या मेल गैमेटोफिटिक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करने के बाद ये मेल गैमीट है। किसका है, मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन। आई बात समझ में। अब ये जो पॉलन है ये दिखता कैसा है, ये जनरली जो है सामान्यतः स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या, स्फेरिकल का मतलब गोले की तरह होगा, स्फीयर की तरह होगा, बॉल की तरह होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर, क्या 25 टू 50 माइक्रोमीटर का इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। क्या होगा, डायमीटर होगा। आई बात समझ में, समझे कि नहीं। 20 टू 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होगा, और ये कैसे शेप में होते हैं, जनरली स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलन है, इस पॉलन के ऊपर एक सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है। और जो इस पॉलन ग्रेन का सेल वॉल है, किसका सेल वॉल है, पॉलन ग्रेन का सेल वॉल जो है, ये इसके सेल वॉल को हम कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। समझ में आया बात। तो पॉलन ग्रेन के सेल वॉल को हम क्या कहेंगे, स्पोरोडर्म कहेंगे। समझ में आया। तो इस स्पोरोडर्म के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, इंटाइन और एक्साइन। चलिए, तो ये जो स्पोरोडर्म है इसके कितने पार्ट्स हो गए, दो। एक हुआ इंटाइन और एक हुआ एक्साइन। एक हुआ इंटाइन और एक हुआ एक्साइन। तो इंटाइन मतलब जो पॉलन ग्रेन की अंदर वाली वॉल है वो क्या है, इंटाइन है। जो पॉलन ग्रेन की अंदर वाली वॉल है उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और जो पॉलन ग्रेन की बाहर वाली वॉल है वो क्या है, एक्साइन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, मानिए हम एक ऐसा आभासी पॉलन बनाते हैं। आइए देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया पॉलन। तो ये क्या है, एक्साइन, और ये क्या है, इंटाइन। ये जो इंटाइन है दोस्तों, ये इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, और जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। और ये जो स्पोरोपोलिनिन ऐसा एक मटेरियल है जिसको कोई डिजेनरेट नहीं कर सकता, कोई डिजेनरेट नहीं कर सकता। ना इसको आग जला सकती है, ना एसिड गला सकता है, ना बेस इससे रिएक्ट कर सकता है, ना कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है। यानी स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है जिसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। और इसको हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल नोन, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल नोन। इतनी बात समझ में आई। यानी स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा रेजिस्टेंट मटेरियल है, प्रतिरोधी मटेरियल है जिसको कोई गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई। तो इसका क्या फ़ायदा है सर, देखिए
फॉसिलाइजेशन जब हुआ पॉलेंस का, अभी कुछ पाम वाम्स के हज़ारों साल पुराने पॉलेंस मिले हैं और वो पॉलन अभी तक लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उनके पॉलन के बाहर एक लेयर है जिसको हम एक्साइन कह रहे हैं और वो एक्साइन बनी है स्पोरोपोलेनिन की। और जब स्पोरोपोलेनिन को कोई एसिड नहीं गला सकता, बेस नहीं गला सकता, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? नो एसिड, नो अल्कली, टेम्परेचर एंड एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो क्या होता है कि जब कोई पॉलन को गला नहीं सकता तो वो हज़ारों साल तक लिविंग है, अगर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो लिविंग है। कौन न्यूट्रिशन देगा? टैपेटम। टैपेटम न्यूट्रिशन देगा। कौन न्यूट्रिशन देगा? टैपेटम न्यूट्रिशन देगा। अब देखिए, टैपेटम से एक बात हमको याद आ गई, दो तरह के टैपेटम होते हैं। एक होता है ग्लैंडुलर टैपेटम, एक मिनट में देख लेता हूँ। चलिए, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको रहने देते हैं, इस टैपेटम को छोड़ते हैं। अभी देखते हैं इंटाइन और एक्साइन की बात करते हैं। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना है और हमने बता दिया कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। अब आपको एक फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि फॉसिलाइजेशन क्या होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे कि कई सारे अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, रेसिड्यू मिलते हैं पहले के जानवरों के, हड्डियां मिल रही हैं। जैसे इंग्लैंड में एक म्यूजियम है, वहाँ डायनासोर का रियल स्केलेटन रखा हुआ है। कभी इंग्लैंड जाइएगा तो देखिएगा, तो वहाँ पे क्या है कि डायनासोर का एक रियल स्केलेटन रखा हुआ है, कुछ पार्ट उसके मिसिंग है तो उसको पीओपी से बना के उसमें लगा दिया गया। तो क्या होता है कि ये किसके थ्रू मिला? वो डायनासोर, वो फॉसिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फॉसिलाइजेशन हो गया। ऐसे ही पॉलेंस का भी फॉसिलाइजेशन हो जाता है और फॉसिलाइजेशन में हेल्प कौन करता है? फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है एक्साइन में मौजूद स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, इतनी बात समझ में आ गई। और ये इतना हार्ड होता है कि कितनी भी बिजली कड़क ले, कितना भी बारिश हो जाए, ये पॉलन के अंदर के न्यूक्लियस को कभी भी डैमेज नहीं किया कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत हार्डनेस होती है। क्या होती है? हार्डनेस होती है। तो ये आपको स्पोरोपोलेनिन की कहानी जो एक्साइन के अंदर मौजूद है वो आपको सुनानी थी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हमको पढ़ना है पॉलन एलर्जी के बारे में। इतना नोट करिए, फिर हम पॉलन एलर्जी की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पॉलन एलर्जी की। किसकी बात करेंगे? पॉलन एलर्जी की। ठीक, तो ये पॉलन एलर्जी क्या होती है सर? देखिए, किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ की एलर्जी होती है, वैसे ही पॉलन की भी एलर्जी होती है। अब ये पॉलन की एलर्जी कैसे होती है सर? देखो भाई, जो मोस्टली एनिमोफिलस प्लांट होते हैं। अब एनिमोफिलस क्या है? देखिए, जब हम आगे पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। एनिमोफिलस का मतलब होता है जो प्लांट एयर के थ्रू, विंड के थ्रू अपना पॉलिनेशन करे, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे, जब पॉलिनेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे एनिमोफिलस, एंटीमोफिलस, हाइड्रोफिलस क्या होते हैं। तो जो मोस्टली एनिमोफिलस प्लांट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? पॉलन की एलर्जी कॉज करते हैं। और ये क्या करता है? ये बहुत सीवियर एलर्जी कॉज करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, और कुछ में तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज करता है। अब देखिए, एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एक ग्रास का दिया हुआ है, पार्थीनियम ग्रास। पार्थीनियम की जो घास होती है, यानी गाजर घास जिसको कहते हैं, कैरेट ग्रास जिसको कहते हैं, ये आई थी अमेरिका ने जब भारत में जब उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, हरित क्रांति से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब उतना नहीं हो पाया था तो हम क्या करते थे? हम अनाज इंपोर्ट करते थे। और हमने अमेरिका से क्या इंपोर्ट किया था? गेहूं को इंपोर्ट किया था। और अमेरिका वालों ने क्या किया कि उस गेहूं के साथ एक वीड भेज दिया। वीड का मतलब खर भेज दिया। उस खर का नाम है पार्थीनियम ग्रास।
और इस पार्थेनियम ग्रास का जो पॉलन है ये क्या करता है, ये हे फीवर कॉज करता है। कौन सा? हे फीवर कॉज करता है। आई बात समझ में? तो जो पार्थेनियम का ग्रास है वो क्यों भेजा उन्होंने, क्यों भेजा? इसलिए भेजा ताकि जब हम इस वीट को अपने वहां शो करें तो क्या हो जाए, ये बहुत तेजी से पहले और जो न्यूट्रिशन की वैल्यू सॉइल में प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। आई बात समझ में? तो ये पहला एग्जाम्पल पार्थेनियम ग्रास का था और पॉलन एलर्जी हमने खत्म कर दी है। इतनी बात समझ में आई? पॉलन प्रोडक्ट्स आप जान लीजिए, पॉलन के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। वो इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन बाहर बहुत पॉपुलर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एथलीट्स को खिलाते हैं, रेस वाले घोड़ों को खिलाते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। ठीक है, तो हमने इतनी बात कर ली है। अब हम कल बात करेंगे पॉलन वायबिलिटी की और स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन की। इतनी बात समझ में? ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।